वेरी गुड वेरी गुड। एक तो वो ग्लास, मेरा मग ला दो। मग ये नहीं चाहिए मुझे, इसको तो ले जा। मेरा मग। हाँ, इसको हटा दो यहाँ से। मैं इसी में पी जाऊंगा नहीं तो। हाँ भाई, नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल है? क्या हाल चाल? ठीक है भाई। बच्चों, ये बताओ आप लोग मुझे कि कल हमने क्या किया था? हम्म? कौन कौन छुट्टी पे है? कल कहाँ था रे? क्या हो गया था? ऑनलाइन ले लेता है? बुखार में सोना जरूरी है? लेक्चर नंबर बताओ एक बारी। 33। तो आज तुम दोनों ही आए हो? हैं? दोनों आ गए हो आज? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, लड़ क्यों रही है? हैं? अक्षरा कहाँ घूम रही है भाई? आज कैसे आना हो गया तेरा? सिर्फ? क्यों क्यों ऐसा क्यों? पंडित जी ने मना किया? अच्छा। अच्छा। तो शनिवार को आपको नींद ही नहीं खुली? फिर ऑनलाइन ली थी तूने क्लास? अच्छा। ठीक है भाई, बढ़िया है। और वो कहाँ है तेरी सहेली, कोमल? आई नहीं? क्या? तो बैकलॉग, आज 4 घंटे का बैकलॉग और हो जाएगा। ठीक है। तो ये बताओ भाई मेरे को आप लोग कि कहानी कहाँ तक पहुंच गई थी? कल 35 देखा था हमने। तो एक तो तुम मेरे को पूरा जो 35 AD है ना, उसे रिवाइज करा दो एक बारी। ठीक है? 35 AD को वन बाय वन रिवाइज करा दो। पूरा 35 AD रिवाइज करना है आपने। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 35 पढ़ते हैं। 35 AD के बाद आएगा 35। तो कुल मिला के मेरे को ये बताओ आप कि सेक्शन 35 AD में तुमने क्या किया था घर पे? नोट्स की कॉपी आ गई क्या आपकी? निकाल लिए क्या आपने? चलो, बहुत बढ़िया। आपके 2-4 साल बाद आएगा है? दिया हुआ है तेरे का? है? नोट्स? नोट्स, पीजीबीपी के नोट्स? जी मैम, पूछिए। हे ईश्वर, इट्स अ गुड क्वेश्चन। इट्स अ गुड क्वेश्चन। यू आर राइट। यू आर राइट। हाँ यार, सेम हियर। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। अच्छा, मैं बताता हूँ। व्हाट एमसीसी सेज, वो बताता हूँ क्या है। एमसीसी कहती है मॉड्यूल लो, उससे पढ़ो, और जो किताब दी है आपको उससे चुपचाप क्या करो? क्वेश्चन आंसर्स करो। बस। ठीक है? मेरे को एक्चुअली अदर कोचिंग्स का एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, इसलिए। है? क्या? फाउंडेशन में? हाँ। 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 वो बुक नहीं देते होंगे फिर? अच्छा, बुक भी थी। ठीक है, फिर पहुंचा देंगे रिसेप्शन तक आपका मैसेज। है? चलिए। तो मैं आपको ये कह रहा था
कि आपको जो नोट्स भेजे जाते हैं ना, वो रिकमेंडेड होते हैं कि आप उनका प्रिंट आउट ले लो, पढ़ने के लिए अच्छा होता है। बट अगर आप उनको प्रिंट आउट से नहीं पढ़ रहे हो, मोबाइल में डाल के पढ़ रहे हो, तो वहां से पढ़ लो। ठीक है। और कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको शायद इनकम टैक्स में 10 फाइल्स और जीएसटी में शायद 5 फाइल्स के आसपास भेजूंगा। कितनी हो जाएंगी टोटल? 15। मैं एक एवरेज पिक कर लेता हूँ कि आपका शायद 60 से 65 रुपये लगना चाहिए एक फाइल को। कितना खर्चा हो गया? 900 कुछ रुपए हो गए। और इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा आपके पेपर में, कि आपके पास ना सब कुछ एक जगह पे होगा पढ़ने के लिए ना। देखो क्या है ना, मैं आपको बताऊं, मैं आपको हर एक क्लास के असाइनमेंट शेयर कर सकता हूँ, बट इकट्ठे एक साथ क्यों कर देते हैं कि आपको बार बार क्या ना करना पड़े, प्रिंट आउट्स ना निकालना पड़े, इधर उधर कुछ चीज़ें पड़ी होती है वो ना करना पड़े। अदरवाइज तो हर क्लास का असाइनमेंट आपको भेजा जा सकता है। ठीक है। तो ये तो आपकी बेटरमेंट के लिए आपको दिया जाता है, ताकि आप उसको यूज करें और आप उसका बेनिफिट्स लें। ठीक है। हाँ। तो आपके फायदे के लिए है वो चीज। बट व्हाट यू आर सेइंग, जो आप बोल रहे हो ना, मैं उसे भी समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है ना, एक तो अजम्पशन पे चलता है आदमी कि यार पैसे तो सबके पास होते हैं। ठीक है। बट क्या होता है, जो झेला हुआ होता है ना स्कैरसिटी को, उसको पता होता है। ठीक है। तो मैं आपकी बात को समझ तो पूरी तरह से गया। तो मैं इसमें क्या आपकी मदद कर सकता हूँ वो देखता हूँ मैं। ठीक है ना। ओके। मैं देखता हूँ क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी इसमें। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया बेटा। आप समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी बात मैं पूरी तरह समझ गया हूँ। ठीक है। आपका पॉइंट मैं पूरी तरह समझ गया हूँ। ठीक है। तो देखते हैं क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी इसमें। चलिए। तो सेक्शन 35 AD पे हमने कल चर्चा करी थी। ठीक है। एक बार हम रिवाइज करेंगे उसको। अच्छा, मैंने आपको ये बोला था क्या कि ये सेक्शन आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है? बोला था मैंने आपको ऐसा? ठीक है। तो आपने मैंने जैसे बोला था वैसे ही सुना था। तो इसको आपने बहुत बढ़िया सिवियरिटी के साथ रिवाइज करना है। ठीक है। अच्छा, तो सेक्शन 35 AD की रिवीजन जब हम करते हैं, तो मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा था कि शगुन भाई इसका हेडिंग क्या है, सेक्शन 35 AD की पहचान कैसे होगी कि 35 AD है? क्या नाम है सेक्शन 35 AD का? डिडक्शंस नाम है सेक्शन 35 AD का। सेक्शन 35 AD का नाम है, इसका नाम है स्पेसिफाइड बिजनेसेस। स्पेसिफाइड बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट। याद है कुछ? ऐसे शॉर्ट में याद करना होता है हमें, कभी भी नाम याद करना होना होता है ना, तो ऐसे शॉर्ट में याद करते हैं नाम को हमेशा। स्पेसिफाइड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में बहुत बढ़िया चमकाने के लिए ना खुद को हम लिख सकते हैं टैक्स इंसेंटिव्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, एक लिस्ट हमने पढ़ी थी, याद है आपको? याद है? सबको याद है दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेसेस? बोलो हाँ या ना। याद है? तो उसमें कौन कौन थे सर जी? उसमें तो वेयर हाउसिंग थी। ऐसे ही जितने याद आ जाए उतना ठीक है, हाँ या ना? सब जितने अपने को याद आ जाए उतना बढ़िया। तो मेरे को जैसे याद आ रहा है, उसमें मेरे को याद आ रहा है वेयर हाउस है। देखते हैं आपको क्या क्या याद आएगा। वेयर हाउस, हेलो 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 हेलो, रुक तो जाओ, अभी रिवाइज कर रहे हैं ना, तो पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। तो वेयर हाउस एक्चुअल में दो पर्पस के लिए, एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एक इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस। इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस में स्पेशली क्या? शुगर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में दोनों, कोल्ड चेन वाला भी है, कोल्ड चेन वाला जिसमें टेम्परेचर लॉक कर सकते हो, और विदाउट कोल्ड चेन वाला भी चलेगा है, विदाउट कोल्ड चेन वाला भी चल जाएगा सर। ये वेयर हाउसिंग की बात करके हम चले थे, हाँ या ना? पक्की बात थी, वेयर हाउसिंग पे यही दो बातें हमने करी थी, यस और नो?
अच्छा, मैंने तुम्हें ये कहा था शुगर के अलावा राइस होगा, फ्लोर होगा, थोड़ा सा कॉन्शियसली समझना उसको, ठीक है। वेयर हाउसिंग के बाद दूसरी बात हमने करी थी किसकी? दूसरी बात हमने करी थी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की। किसकी बात करी थी? हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की। साहब मेरे को जो याद आ रहा है, मैं तो ऐसे ही, मतलब ऐसे ही, मैं अभी पढ़ा के भी जीएसटी आया हूँ, ठीक है, और अभी आके ऐसे ही बस मेरे को जो याद है ना कल जो हमने पढ़ा था, वैसे ऐसे ही होता, ऐसे ही रहता है कैजुअल, मतलब ऐसे कुछ रट्टा नहीं मारना होता किताब में से ऐसे देख देख के, कुछ नहीं करना होता, जो याद है वही बोलना होता है बस। तो याद क्या है अपने को? हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में क्या याद है? दो बातें हमने करी थी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेके। कितनी बातें? दो बातें। आई होप सो आपको याद होगी। सर एक था गरीबों के लिए घर है, स्लम्स के लिए, स्लम रिहैब, और एक था सर अफोर्डेबल हाउसिंग। कैसी हाउसिंग? अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है। इसके लिए कोई प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हो तो साहब बहुत बढ़िया बात बन जाएगी। अच्छा साहब, उसके बाद हमने तीसरे नंबर पे हम आए थे होटल्स। किस पे आए थे? होटल्स। चलो ठीक है, लेकिन इसमें मैंने कहा था 2 सितारा। कितना सितारा? 2 स्टार एंड एबव कैटेगरी इंडिया में कहीं पे भी। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या थे साहब? तीसरे नंबर पे थे हम हॉस्पिटल्स पे। किस पे थे भाई? हॉस्पिटल। और इस हॉस्पिटल की कैटेगरी हमने बनाई थी कम से कम कितने बेड साइज? 100 बेड्स का। 100 बेड का हॉस्पिटल कम से कम। नोट प्रिंट आउट करा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। अच्छा जी, और नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था साहब? नेक्स्ट था बी कीपिंग। याद है? बी फार्मिंग है, बी फार्मिंग, ठीक है, बी कीपिंग, बी फार्मिंग, है ना। तो ये लोग थे। अच्छा, इसके अलावा कौन थे? इसके अलावा कौन लोग थे? फर्टिलाइजर्स है, क्या थे? फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन। फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन, ऐसे 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 लिख दिया करो, आप अपने मन से लिख दिया करो कभी कभी ऐसे, ठीक है। अच्छा, और क्या था? और था आयरन वायर्स की पाइपलाइन है, आयरन वायर्स की पाइपलाइन लगाना। वो उसे छोड़ो स्लरी व्लरी को, है ना, पता नहीं क्या ही लिख दिया, पाइपलाइन, ठीक है। अच्छा, और क्या था सर जी? और था क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और पेट्रोलियम क्रूड के लिए पाइपलाइन लगाना। ये पाइपलाइन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर से याद आया, जो याद आ गया उसे लिख दो। एनी कंपनी इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, यही था क्या? इंफ्रा फैसिलिटी। और इसी से मेरे को याद आ रहा है कि वो रेल के जो कंटेनर्स थे ना, इनलैंड, क्या थे? इनलैंड कंटेनर डिपो। डिपोट नहीं बोलते बेटा, डिपो बोलते हैं, ठीक है, इनलैंड कंटेनर डिपो। और क्या था? और इसके अलावा क्या था? है? इसके अलावा क्या था? सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन। मैंने कहा था गोली मार देना, इसको याद मत रखना, फालतू की बात है, हाँ या ना। और क्या था? और कुछ था? अब एक काम करो, देखो ये आपने तुमने अपने हाथ से लिखे हैं ना सर? आपने लिखे हैं, लिखवाए तो तुम नहीं है ना। अब जो नोट्स है ना उससे मेजर चेक कर लो जाके। ये तरीका होता है रिवीजन का आपके। दिस इज द वे ऑफ रिवीजन ऑफ एनी सेक्शन। इनकम टैक्स में कोई भी सेक्शन रिवाइज करना है, दिस इज द ओनली वे। रफ रजिस्टर उठाओ, मैं कह रहा हूं 5 रजिस्टर रफ भर दो ऐसे ही, उनमें तुमने यही लिख रखा हो सब। तुमने जो लिख रखा है तुम्हें समझ आना चाहिए, किसी और को नहीं समझ आना चाहिए। तुम्हारा रफ रजिस्टर किसी के हाथ लग जाए ना, वो तुम्हें 50 गालियां दे कम से कम, पता नहीं क्या कर रखा है इसने, देखना है क्या रजिस्टर, ऐसे कौन लिखता है। तो ऐसा होना चाहिए इनकम टैक्स का रजिस्टर आपका। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है। तो ये समझ आ गया क्या आपको? अरे आ गया क्या दिमाग में पॉइंट? अब इसके अलावा कोई छूट गया हो तो पता है वो जो छूट गया होता है ना, उसे अपन को क्या करना होता है? रेड पेन से लिख देना होता है फिर, कि अच्छा ये एक ऐसा है जो मेरे को याद नहीं रहा, मतलब मेरा दिमाग भूल गया इसको। तो अब उसको जब बुक से देख के लिखोगे ना, अगली बार जब इसे रिवाइज करोगे तो सबसे पहले साला यही याद आएगा, क्योंकि बाकी तो तुम्हें याद है ही सारे। ये तरीका होता है रिवाइज करने का सिस्टम को। इनकम टैक्स को रिवाइज करना है तो ऐसे रिवाइज करना होता है, ठीक है। अब सर बिजनेस हो गए। अब जी ऐसा है, बिजनेस तो हो गए, और बिजनेस को याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी था, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट था हमें ये समझना कि हमारा डिडक्शन का क्वांटम क्या होगा। क्वांटम ऑफ डिडक्शन इसके बाद जरूरी था समझना। क्या जरूरी था दोस्त? क्वांटम ऑफ डिडक्शन, ये समझना जरूरी था।
तो मैंने तुम्हें क्वांटम जो है ना, क्वांटम जो है ना, वो मैंने तुम्हें एक्चुअली दो तरीके से बताई थी, याद है आपको? दो तरीके से, एक एक मैंने तुम्हें बताई थी बिजनेस के स्टार्ट होने के पहले की, और एक बताई थी बिजनेस के स्टार्ट होने के बाद की। लेकिन जो डिडक्शन थी इसमें हमने बेसिकली जो चर्चा करी थी वो कौन से एक्सपेंसेस पे करी थी? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमें अलाउड होते थे, वो कैसे अलाउड होते थे? 100% डिडक्शन मिलती थी। क्या मिलती थी बेटा? 100% डिडक्शन मिलती थी, लेकिन तीन बातों को छोड़ दो। लैंड को छोड़ दो, गुडविल को छोड़ दो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ दो। इन तीन बातों को छोड़ दो, अपने को डिडक्शन मिलती थी। डिडक्शन किस साल मिलती थी? जिस साल हमने बिजनेस कमेंस किया होता था। किस साल मिलती थी? जिस साल हमने, भाई करंट ईयर तो मिल ही रहा है, प्रीवियस ईयर भी मिल रहा है, मतलब प्रीसीडिंग ईयर भी मिल रहा है, और ये डिडक्शन हमें उस साल मिल रही होती थी जिस साल हमने धंधा स्टार्ट किया होता था, धंधा चालू किया होता था। यही था सीन। अच्छा जी सर, क्वांटम ऑफ डिडक्शन में हम सिर्फ इनको हटा देंगे। डन। अच्छा जी, और कुछ नेगेटिव लिस्ट भी थी क्या इसकी? कोई और नेगेटिव लिस्ट भी थी? है इससे, इसके अलावा भी कोई और लिमिट थी क्या? अब सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हमने कुछ बातें करी थी, जैसे अगर कोई खर्चा तुमने कैश में करा होगा, स्पेशली किस में करा होगा? कैश में। सिंगल पर्सन, किसकी बात हुई थी? सिंगल पर्सन और सिंगल डे। हेलो, सिंगल पर्सन और सिंगल डे। मैंने कहा था इसके लिए मैं आपको एक सेक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन का नाम होगा 40A3, ऐसे ये नाम होगा उस सेक्शन का। हम इस सेक्शन को आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अगर इस सेक्शन का वायलेशन हुआ होगा ना तो उसकी डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे, सीधी बात है। मैं आपको बता देता हूं क्या है ना, आपके पीजीबीपी में दो सेक्शन जो है ना, वो आपके दो फूफा हैं, छोटे और बड़े। ठीक है, जिस घर में दो फूफा होते हैं ना बेटा, याद रखना उस घर में ब्याह शादी में शांति नहीं होती कभी भी, वो कभी भी मुंह फुला जाते हैं। तो ये एक्चुअल में दो फूफा हैं। ठीक है, ये बड़े वाले फूफा जी हैं और एक और है छोटे वाले फूफा जी। ये दो फूफा हैं हमारे। ठीक है, ये दो सेक्शन कभी भी मुंह फुला जाएंगे किसी भी खर्चे पे। ठीक है, कि भाई साहब देखो, मतलब ये ऐसे दो खर्चे हैं जो एक्चुअल में तुम्हें तंग करेंगे, तो तुम इन दोनों को ध्यान में रखना होता है। आई बात समझ में? तो शादियों में ना दो फूफाओं पे बड़ी नजर रखनी पड़ती है कि बुरा ना लग जाए भाई, किसी बात का बुरा ना मान जाए, किसी बात पे मुंह ना फुला जाए। तो ये जो फूफा है ये कैश के खर्चों पे नजर रखता है, और ये जो फूफा है ना, ये एक्चुअली क्या है ना, ये सरकार का दामाद है। ये कहता है भैया तुम्हें डिडक्शन तभी देंगे, हाँ ये डिडक्शन, ये एक्चुअल में डिडक्शन तुम्हें तभी मिलेगी जब 31 जुलाई तक वो जो एक्सपेंस है ना जिसकी डिडक्शन ले रहे हो वो पे हो गया हो। और देयर आर सर्टेन एक्सपेंस, देयर आर, सारे खर्चे नहीं, सर्टेन एक्सपेंसेस, सर्टेन एक्सपेंसेस में ये वाले खर्चे की डिडक्शन आपको तभी मिलती है जब उसकी पेमेंट एक्चुअल में हो गई हो। मजे की बात क्या है, ये जो छोटे वाला फूफा है ना, इसका 35AD से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो 35AD की हम बात करके चलते हैं, 43B में कोई भी ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो कैपिटल नेचर का हो। इसीलिए हम यहाँ पे चर्चा किसकी कर रहे हैं? देखो ऐसे ऐसे तुम्हें ना मास्टरी आ जाती है जब आप सेक्शंस को इस तरीके से पढ़ते हो ना, तो आपको फिर लिंक करने में दिक्कत नहीं होती बाद में। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का यहां से कोई लेना देना बनता नहीं है। बताओ तुम्हें समझ आ गई क्या बात? आ गई। अब ये सेक्शन का डायरेक्टली इससे लेना देना बनता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, और कुछ था क्या इसके अलावा? याद करो, कुछ और था क्या? है था कुछ? है क्या कह रहे हो? अरे वो तो सब ठीक है, वो तो कंडीशन थोड़ी, वो तो मिलेगी, वो तो कह रहे हैं मिलेगी साहब उसमें है। अब ये आता है जी, ऐसा है अगर आप 35AD में डिडक्शन ले रहे हो ना, तो ऐसा है जी, सीए इंटर वाले बच्चों बात सुनो ध्यान से। स्पेशली मैंने तुम्हें क्यों संबोधित किया इस नाम से, सीए इंटर वालों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ एक सेक्शन आता है सेक्शन 10AA, और तुम्हारे यहाँ पे कुछ डिडक्शंस भी आती हैं, लेकिन वो डिडक्शन जो है ना, वो डिडक्शन में एक आध डिडक्शन तो तुम्हारे कोर्स में है, जैसे आरआरबी कोर्स में पढ़ेंगे हम लोग उसको। बट एक्चुअल में क्या है ना, ये कुछ ऐसी इनकम्स को लेके डिडक्शंस हैं जिनकी आपसे कोई अभी डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, इसलिए फाइनल में पढ़नी है आपको। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आपने 35AD की डिडक्शन मांगी है तो 35AD की डिडक्शन आपको अगर मिली है तो 10AA में आपको कोई टैक्स इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और आपको ये भी याद होगा कि आपको 35AD सिर्फ और सिर्फ कौन सी रिजीम में मिलता है? ओल्ड रिजीम में मिलता है। ये बात याद है क्या आपको? ऐसा बोला था मैंने। चलो साहब, इसके बाद मैंने तुम्हें ये कहा था कि अगर 35AD के अंदर कोई भी एसेट आपने यूज किया है और आपने उस एसेट के साथ 8 साल तक कोई छेड़छाड़ करी,
लॉक इन पीरियड नहीं बेटा, हनीमून पीरियड बोलते हैं उसको। लॉक इन तो लॉ में लिखा है, अपन उसे क्या समझते हैं, हनीमून पीरियड है। नई नई शादी होके आती है ना, तो सास जो होती है ना, सास, वो बहू को शुरुआत के कुछ महीने छेड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको माहौल में ढलने में क्या लग रहा होता है, टाइम लग रहा होता है। और एक बार सास के रंग में रंगी बहू, तो फिर इन दोनों का क्या होता है, रोज कलेश होता है इनका दोनों का। हाँ या ना? ये किसी बात पे, ये किसी बात पे। सर जी क्या मतलब? मतलब ये है कि जो तुम यहाँ लॉक इन पीरियड पढ़ते हो ना, वो कितने साल का होता है? इधर 8 साल का लॉक इन पीरियड है। 8 साल तक ये जो तुम यहाँ पे खर्चे को लाए हो ना बहू बना के, इस खर्चे को छेड़ना नहीं होता आपको, नहीं तो क्या होगा, बैकफायर करेगा ये। आई बात समझ में? चलो बताओ, 8 साल में अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो क्या होगा? है? सर ऐसा है, 8 साल के तहत अगर आपने इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करी तो ये डीम्ड इनकम बन के खड़ा हो जाएगा आपके लिए। क्या बन के खड़ा हो जाएगा? डीम्ड इनकम बन के खड़ा हो जाता है। ये डीम्ड इनकम कैसे निकलती है? अब वो जो तुमने डिडक्शन ली होती है ना, हेलो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD जो ली होती है ना, वो पूरा का पूरा तुम्हारी क्या मान ली जाती है, लेकिन उसमें से माइनस करवा दिया जाता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन हमेशा याद रखना, जिस साल वायलेशन करोगे उस साल के पहले 31 मार्च तक का कैलकुलेट किया जाएगा। ये कहा था मैंने, बारीक पॉइंट था 31 मार्च। जैसे आपने वायलेशन करा 24-25 में, जून में वायलेशन करा, तो 31 मार्च 2024 तक का डेप्रीशिएशन, जब से ये एसेट खरीदा गया होगा तब से निकाला जाता है। और उस पर डेप्रीशिएशन निकाल के जो फाइनल फिगर बचती है वो क्या मानी जाती है, आपकी इनकम मान ली जाती है। 8 साल के बाद अगर आपने इस एसेट को सेल किया तो ये वाली प्रॉब्लम अट्रैक्ट नहीं होती। और क्या था? बस और कुछ भी नहीं था, यही मोटी मोटी सी बातें थी, और तो कुछ था नहीं इसमें। देखना यही था क्या? कहाँ है बीमारी? किधर गया रे? पेज नंबर 34 ये है ना? तो जे हो गया, ये भी पढ़ लिया। अच्छा, पुराना खर्चा कैपिटलाइज होना चाहिए। और आपने ये पढ़ाई दिया हमें, और आपने ये बताई दिया कि कंडीशन क्या है, बिजनेस ऐसे ही करेगा, स्प्लिट ऑफ नहीं होना चाहिए। तो फालतू की बातें हैं, ये भी फालतू की बात। नेगेटिव लिस्ट इंपॉर्टेंट थी, समझ ली हमने। इम्प्लीकेशन ऑफ डिडक्शन ये हमने समझ ली, 10AA नहीं मिलेगा, इससे कोई हमारा लेना देना है नहीं। लॉक इन पीरियड की बात भी हमने कर ली, डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन सब मैटर सॉल्व हो गया। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। चलो जी साहब, ये भी हमने पढ़ लिया था, कल ही पढ़ा था हमने इसको भी, एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। एसेट की डिस्पोजल करोगे तो, इफ कैपिटल एसेट on which deduction has been allowed under section 35AD demolished, destroyed, discarded, transferred और any sum जो भी मिला होगा आपको टैक्सेबल हो जाएगा आपकी क्या मान के, बिजनेस इनकम मान के। अच्छा, अनलाइक द 8 year लॉक इन पीरियड रेफर इन पैरा नंबर दिस अबव, मतलब अगर वो पूरा नहीं हुआ है तो, वो पूरा हो गया है तो फिर क्या होगा, तो उसको बिजनेस इनकम थोड़ी बनाओगे आप, फिर उसको कहाँ लेके जाओगे, फिर उसको कहाँ लेके जाओगे, ये बड़ा सवाल है। तो अभी इस पे नीचे मैंने क्वेश्चन में डाल रखा है ऐसा एक पॉइंट, आ जाओ जरा फटाफट से। मैंने तुम्हें कहा था बाबू ऐसा है, तुम लोग ना ये वाला पॉइंट घर पे जाके पढ़ लेना। क्या लिखा हुआ है देखना यहाँ पे, ऑडिट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ऑडिट। ऑडिट कौन करेगा? अभी तक तो ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। कौन करता है? ऑडिट सीए ही करता है, और जहां तक उम्मीद है आगे भी सीए ही करता रहेगा। अकाउंट्स ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस शुड बी ऑडिटेड फॉर द previous year for which deduction under section 35AD is claimed and audit report should be, ठीक। लॉस आएगा ना, लॉस provisions with respect to the carry forward and set off of losses in specified business are covered under chapter, चैप्टर तो पढ़ चुके हैं हम। बोलो सर जी, ये जो लॉस होते हैं ना, इन लॉस की ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी जानते हैं। बोलो जानते हो, पहचानते हो क्या ट्रीटमेंट? शाबाश, आ जाओ फिर सवाल पढ़ो मिस्टर डॉक, पढ़ो सवाल पढ़ो जल्दी से, आराम से पढ़ना क्वेश्चन। 1 मिनट 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 1 मिनट, तू बाहर निकल भाई। तू भी बाहर निकल भाई। है ठीक है, पूरा सवाल रीड कर लो पहले आराम से। चलो
पढ़ो, पहले तुम अपने हिसाब से करो, मैं अपने हिसाब से बाद में करवाऊंगा। पहले तुम पढ़ लो सवाल पूरा। सुनो रे, ये तो है प्री कमेंसमेंट की इन्वेस्टमेंट और ये है पोस्ट कमेंसमेंट की इन्वेस्टमेंट, हाँ या ना? क्योंकि देखो धंधा कब शुरू हुआ है, ठीक है, 1 अप्रैल 2000। वो हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर आशीष, तो उन्होंने ना हॉस्पिटल बनाया था, तो उन्होंने कुछ डिटेल्स भेजी थी हमें, हमने क्वेश्चन बना दिया उनसे, ठीक है। तो उससे ये क्वेश्चन उससे बना था, पढ़ो। हे प्रभु, भाई तेरा कोट बढ़िया है यार, कोट बढ़िया है तेरा, ये शर्ट है, सही है यार, दूर से कोट लगता है। हाँ भाई, बुखार ठीक है तेरा अब? कैसे आ गया था बुखार, ब्लॉक ब्लॉक मार दिया है किसी ने फिर? है, टी शर्ट में घूम रहे थे, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी? है, फिर ठंड लग गई, सही है। कहाँ रहता है तू? सिटी में कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तो, वो घर पे रहता है, वो बाहर नहीं जाता घूमने। है, शक्ल पे लिखा होता है तुम्हारी सबकी, कौन बाहर घूमता है कौन नहीं घूमता है। चले भाई पढ़े। हाँ भाई हर्ष, पढ़े इसको, देखो क्या लिखा है। मिस्टर डॉक कमेंस्ड ऑपरेशन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड 150 बेडेड अस्पताल। सुनो, क्या ये सेक्शन 35 एडी का क्वालिफाइड बिजनेस है? On 1st April 2023 in Bangalore, he incurred the following expenditure wholly and exclusively for the hospital. इन्होंने बिजनेस जो है वो कब कमेंस किया था? इन्होंने बिजनेस कमेंस किया था 1/4/2023 को। तो ये 1/4/2023 के एक्सपेंसेस इधर दिए हुए हैं, और ये जो एक्सपेंसेस हैं ये इनके प्री कमेंसमेंट के खर्चे हैं। किसके खर्चे हैं? प्री कमेंसमेंट के एक्सपेंसेस हैं ये इनके, ठीक है। अच्छा सर, क्या क्या है सर जरा देखें। इन्होंने जमीन खरीदी थी 70 लाख रुपए की। तो यार जमीन जो है ना आपकी, वो तो 70 लाख की ली थी तो 70 लाख की ही रहेगी, है, वो कोई खर्चा थोड़ी होता है। लैंड पे किया गया एक्सपेंडिचर कभी भी एक्सपेंस में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए उसका पीजीबीपी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लैंड से तुम्हें कोई बेनिफिट मिला हो तो टैक्स होगा, लेकिन लैंड का ना तो डिप्रीशिएशन माइनस होने देते हैं ये लोग, अरे लगता ही नहीं है ना, बोलो, और ना उसकी एक्विजिशन पे कोई खर्चा किया होता है उसको माइनस होने देते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब बताओ मुझे, अच्छा ये बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग में क्या फर्क है? क्या बिल्डिंग और लैंड अलग अलग होती हैं? अच्छा ये बताओ, ये क्या है, ये बिल्डिंग है कि लैंड है? बिल्डिंग है, क्यों ये लैंड पे नहीं है? मतलब सवाल इंपॉर्टेंट है ये, पता है आपको, और इस पे महत्वपूर्ण डिस्कशन हुआ है कोर्ट में, इसमें कई तारीखें लगी, जजों को डिसाइड करने में बड़ा टाइम लग गया कि लैंड एंड बिल्डिंग में क्या डिफरेंस है। तुमने तो 2 मिनट में डिसाइड कर दिया, 2 सेकंड में डिसाइड कर दिया। तो क्या ओरिजिनलिटी क्या है बताओ, बिल्डिंग की क्या ओरिजिनलिटी? जैसे ही आपने लैंड के ऊपर बिल्डिंग को बनाया, इसमें कुछ आफत है, आज दोबारा शुरू करना पड़ेगा ये। हम्म, क्या बीमारी है? 43, पेज नंबर क्या था रे? तो मैं ये कह रहा था, तुमने अगर कोई बिल्डिंग
लैंड पे बनाई, तो क्या लैंड का अस्तित्व खत्म हो गया? इनकम टैक्स मानता है हो गया। आपको पता थी ये बात? किसने बताई? गुड, चलो तुम्हें कम से कम रियलाइज तो हुआ कि मैंने बताया। जैसे ही जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनती है तो लैंड का अपना अस्तित्व क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और किसका अस्तित्व आ जाता है? बिल्डिंग का। ठीक है, इसलिए बिल्डिंग और लैंड को दोनों को अपन क्या ट्रीट करते हैं? जब तक खाली पड़ी है तब तक वो लैंड है, जैसे ही बिल्डिंग बन गई तो फिर वो क्या बन गई? बिल्डिंग हो गई। तो गुरुजी हमने ना ए और बी दो बिल्डिंग ली हैं, कितने की? तो इक्वल वैल्यू के लिए। तो यार मैंने मतलब कुल मिला के जोड़ ऐसा है क्या कुछ, मतलब मैटर यहाँ पे कि मैंने 70 लाख रुपए का काम किया है क्या? आवाज नहीं आ रही भाई, सही है क्या? सर जी फिर हमने ना नो हाउ का मतलब क्या होता है? पेटेंट्स, टेक्निकल नो हाउ, 10 लाख रुपए के। चलो, एम्प्लॉयज को सैलरी भी दी हमने 5-50 की। भाई एक बात बताओ, आपने धंधा शुरू करने से पहले एम्प्लॉयज को सैलरी दी तो दी होगी, 5,50,000 की सैलरी दी। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कितने के लगाए? मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदे आपने कितने के? 1/5/2023 को, और 2 लाख रुपए उसमें आपने पे करे किसमें? कैश में, इसी तारीख पे। तो जिससे खरीदे सिंगल पर्सन सिंगल डे 2 लाख रुपए, भाई तूने कैश में दे दिए, शर्म नहीं आई तेरे को? तो बताओ कौन सा फूफा मुंह फुला गया होगा? चलो बहुत बढ़िया। तो ये लो, 22 में से अपने को डिडक्शन कितने की मिलेगी? सिर्फ 20 लाख की तो मिलेगी, बोलो है? लाइटली लिया करो चीजों को, ऐसे सॉल्व करा करो आराम से घर बैठ के ना, आराम से सॉल्व करा करो। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो। तुम लोग क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो आंसर में जंप मार जाते हो सीधे। अरे कोई लाइन ऊपर नहीं समझ आती, आंसर से समझ लेंगे यार। बेटा पेपर में आंसर थोड़ी होगा तेरे पास, पेपर में तो तेरे पास क्वेश्चन होगा, तेरा कॉन्सेप्ट होगा, बस और कुछ नहीं होगा वहां पे। हाँ या ना? और बगल वाला भाई साहब जिसका हाथ पकड़ के बैठते हो वो देखेगा भी नहीं तुम्हारी तरफ, मैं बता रहा हूँ। समझ ले तो, समझा देता हूं मैं, ठीक है? हाँ, 4 साल का रिलेशनशिप था भाई, और सेम कमरे में बैठे थे हम दोनों। मजाल बंदी ने ऊपर नजर ऐसे उठाई हो, मैं तभी समझ गया था बेटा ठीक है अब, ठीक है। चलो देखो इधर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, सॉरी बिल्डिंग सी परचेज्ड, कब परचेज करी देखना, कितने की? 30 लाख की। चलो बहुत बढ़िया, ये लो साहब हो गया। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर परचेज्ड कब? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिजनेस को चलाने के कुछ खर्चे, कितना? एंटायर प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर वॉज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ, और ये तो हमारी रिक्वायरमेंट ही थी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हो जाना चाहिए? मिस्टर डॉक हैज ऑप्टेड टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी। टर्नओवर, अच्छा ऑप्टेड का मतलब क्या होता है? ये लाइन को क्यों लिखा? क्योंकि कंपलसरी नहीं होता ना डिडक्शन लेना, इसमें ऑप्शनल होता है। अच्छा, टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर फ्रॉम द हॉस्पिटल बिजनेस वाज 1 करोड़। ऑल द पेमेंट मेड बाय अकाउंट पे चेक, इसके अलावा अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड अबव, कौन से वाली? ये वाली। हाँ जी, ही ट्रांसफर्ड बिल्डिंग सी टू हिज एग्जिस्टिंग, एक मिनट, ही ट्रांसफर्ड बिल्डिंग सी टू हिज एग्जिस्टिंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। रुको, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को क्या हम 35 एडी का क्वालिफाइड धंधा मानते हैं क्या? निकले क्या बाहर यहां से? कब ट्रांसफर करा भाई तूने? ऑन 15 सितंबर 2024। और ये बिल्डिंग सी किधर है? ये रही। हमने तो कहा था 8 साल तक तेरे को इसको छूना तक नहीं है, हैं? तूने इसको बेच डाला। तो जैसे कि मैंने ऊपर कहा था कि अगर ट्रांसफर करोगे तो फिर अपने को डेप्रिसिएशन लगा के उसको डीम्ड इनकम कैलकुलेट करना। एक कंप्लीट क्वेश्चन मैंने बनाया, इसके बाहर सवाल नहीं बना सकता वो आपके लिए, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग वॉज 1 अप्रैल 2024 को। कंप्यूट द बिजनेस इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल। इनकम का मतलब हमेशा याद रखना लॉस भी होता है, मैंने पढ़ा दिया आपको। एंड डिटरमाइन द टैक्स इम्प्लीकेशन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग। यार आप ये बात नहीं भी पूछते हम तब भी बताते।
डॉग इज कवर्ड अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आते हैं, यानी कि ओल्ड रिजीम में आते हैं। कौन सी रिजीम में आते हैं? ओल्ड रिजीम में आते हैं। आपको निकालना है इनका टोटल इनकम जो इस धंधे से आया है। तो मुझे एक बात बताओ, रेवेन्यू तुम्हारे पास है कि नहीं है? 1 करोड़ का रेवेन्यू पड़ा है आपके पास। एक्सपेंडिचर को अगर आप कैलकुलेट कर लो तो इससे एडजस्ट कर दोगे और फाइनल या तो लॉस निकलेगी या क्या निकल के आएगी? इनकम निकल के आएगी। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स टू कैलकुलेट ऑन योर कैलकुलेटर। 3 मिनट का समय है आपके पास। अपने प्रोविजन को अपने कैलकुलेटर पे अप्लाई करके देख लो, रफ रजिस्टर पे निकाल के देख लो, फिर हम लोग अपने आंसर को चेक करेंगे। इस मोबाइल को अंदर रख दे। अच्छा, वो बगल में रखी था पीडीएफ। हम्म। हम्म। फिर से बोलो। यस, वैसे ही करेंगे। उसकी कैलकुलेशन आपको अलग से करनी पड़ेगी। हो गया। हम्म। आ गया क्या भाई? हम्म। बच्चों,
टाइम तो हो गया यार, करें डिस्कशन, स्टार्ट करें। हम्म। टोटल लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस निकालना था पहले हमें। तो एक तो ये है, ऑपरेटिंग खर्चे हैं हमारे, कंप्यूटर है, और बिल्डिंग सी हमने पहले खरीदी थी, फिर इसको हम बाद में बेच दिए, सेम ईयर में ट्रांसफर कर दी हमने, तो इसकी डिडक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, अलग से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। मेडिकल इक्विपमेंट 20 लाख का होगा, फर्नीचर हो जाएगा, एम्प्लॉय की सैलरी, पुरानी सैलरी है एम्प्लॉयज़ की, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने उस पर बात करी थी क्या, क्योंकि आपको मैंने समझाया था कि सिर्फ उन्हीं खर्चों का डिडक्शन प्री कमेंसमेंट में मिलता है जो खर्चे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हो गए हों, कैपिटलाइज हो गए हों। तो तुमने ये सैलरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर रखी है क्या? तो नहीं करी होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज। बताओ कितने बच्चों ने सैलरी जोड़ दी थी? 550, हैंड रेस करो फटाफट से। यस, 550 जोड़ दी होगी ना आपने। गलती गलती होनी चाहिए, कोई बात नहीं। 550 अभी देखेंगे ना, गलती कितनी गलती कर रखी है आपने। नो हाउ ठीक है, बिल्डिंग ठीक है, लैंड का तो नहीं मिलेगा, यही था। तो एक बार जरा चेक करते हैं क्या सोल्यूशन क्या बनाया मैंने, एक बार देखो। मैंने कहा भाई देखो, आपका टोटल टर्नओवर कितना है? 1 करोड़ का टर्नओवर है आपका, 100 लाख की हमारी टर्नओवर है। उसमें से करंट ईयर की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का माइनस होना, बताओ जरूरी है। इसके अलावा डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, उसमें हमने कौन से खर्चे करे हुए वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू 1 अप्रैल 2023 जो हमने कैपिटलाइज करे हैं। तो देखो, पहला खर्चा लैंड पे किया था 70 लाख रुपए का, एलिजिबल नहीं है। दूसरा हमने बिल्डिंग पे किया था, कितने का? बिल्डिंग ए एंड बिल्डिंग बी, कितना? एक मिनट यार, कुछ गलत पढ़ लिया है क्या? रुको रुको, नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको। ए और बी ऑफ इक्वल वैल्यू, एक, हाँ देखेंगे अभी, रुक तो जाओ, पेशेंस रखो, रुक जाओ, रुक जाओ। 35 लैक्स, तो इसको क्या कर रखे हैं, 35 लैक्स को हम इक्वल वैल्यू, दो बिल्डिंग है। हम्म। 35 दोनों का कंबाइंड है, कैसे पता करूं ये बात मैं? ऑफ इक्वल वैल्यू लिखा है, क्या मतलब मानूं? यानी कि 17 लाख की एक होगी, 17.5 लाख की एक होगी, 17.5 लाख की एक होगी, कंबाइंड लिखा है। ठीक है, अगर ऐसे लिखा होता इक्वल वैल्यू ईच, ठीक है, तो यानी कि मैं लैंड पे कोई डिडक्शन नहीं दूंगा, बिल्डिंग क्वालिफाइड है, नो हाउ क्वालिफाइड है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे। इसको होल्ड कर लेना 1 मिनट के लिए ना, क्योंकि इस पे मैंने एक कंसर्न रेज किया है अभी थोड़ी देर पहले, कि प्री कमेंसमेंट का वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ध्यान देना मेरी बात पे, प्री कमेंसमेंट का वो एक्सपेंडिचर जो कैपिटलाइज हुआ हो सिर्फ वही अलाउड है। लेकिन ये कैसा खर्चा है? ये है, ये एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है क्या? नहीं। ये एक्सपेंडिचर किस नेचर का है? रेवेन्यू है। सो आई नीड टू चेक कि व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले। ठीक है, तुमने कैपिटल में तो नहीं जोड़ा ना इसको, इसको कैपिटल में मत जोड़ना अभी, कैपिटल में मत जोड़ना इसको अभी, मैं ये कह रहा हूं। ये खर्चा कैसा है? ये खर्चा रेवेन्यू खर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स लेंगे, कंप्यूटर्स लेंगे कि नहीं लेंगे? बोलो, कंप्यूटर्स लेंगे कि नहीं लेंगे? जो बाद में लिए हमने, कंप्यूटर्स आ गया क्या? देखना, आ गया। मेडिकल इक्विपमेंट कितने लेंगे? और बिल्डिंग सी पे जो खर्चा किया है वो लेंगे। सर बिल्डिंग सी पे जो एक्सपेंस किया है वो अभी कंसिडर होगा, और बाद में क्या हो जाएगा? बाद में इसी को हम क्या करेंगे? इसी डिडक्शन को फॉरफिट करेंगे। क्या करेंगे? इसी डिडक्शन को, हम इसी डिडक्शन को फॉरफिट करके यहां से क्या निकालेंगे? डीम्ड इनकम निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है इस वाले एक्सपेंस पे। तो जल्दी से अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाओ ऊपर, यहां पे शुरुआत में, नहीं बात नहीं करनी है, शुरुआत में आ जाओ बिल्कुल ऊपर। किधर गया भाई तू? ये रहा, चेक करो क्या लिखा है।
दो बातें हुई हैं। ये बात किसके रिस्पेक्ट में हुई है? करंट ईयर के रिस्पेक्ट में हुई है। और ये बातें किसके रिस्पेक्ट में हुई है? प्रिसीडिंग ईयर के रिस्पेक्ट में हुई है। पी वाई मतलब प्रिसीडिंग ईयर। यहां पे करंट ईयर पे देखना क्या लिखा है, 100% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ एनी स्पेसिफाइड बिजनेस कैरीड ऑन बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब वो एक्सपेंडिचर चाहे कैपिटल नेचर का हो, एक मिनट अनुज जी, बस एक मिनट रुको, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो किस नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर का हो। सही है। एक बार जरा पढ़ना यहां पे क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर incurred prior to the commencement of operation on specified businesses is also allowed as deduction in which operation commence if amount capitalized in the books of accounts on the date of। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग बताओ मुझे आप सोच के। क्या इसका मतलब अमाउंट को रिकॉर्ड करना है, या इसका मतलब कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है बैलेंस शीट में दिखाना? हाँ जी अनुज जी बताओ। हाँ जी, बना कुछ, क्या कह रहे थे आप? बैलेंस शीट। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या हमने प्री कमेंसमेंट में कहीं पे ऐसा लिखा है कि हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस की डिडक्शन नहीं देंगे? नहीं लिखा। आप क्या मानोगे? आप एक्सपेंडिचर का मतलब ध्यान से सुनना, टोटल एक्सपेंस मानोगे या सिर्फ कैपिटल मानोगे? टोटल मानोगे? अरे टोटल मानोगे या सिर्फ कैपिटल मानोगे? टोटल एक्सपेंस मानोगे। तो वट एवर वी हैव इनकर्ड ऑन प्री कमेंसमेंट, और किसके ऊपर खर्चा हुआ है हमारा? सैलरी पे एक्सपेंस हुआ है, तो क्या मैं उसे कंसिडर कर लूं? तो क्या मैं उसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ ही कंसिडर कर लेता, या पहले डिडक्शन दो पार्ट में दूं, करंट ईयर का पहले और प्रीवियस ईयर का बाद में? किस ऑर्डर में देंगे आप डिडक्शन, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। आप 1 करोड़ में से डिडक्शन किस ऑर्डर में दोगे, करंट ईयर का पहले और प्रिसीडिंग ईयर का उसके बाद, या पहले प्रिसीडिंग ईयर का और बाद में करंट ईयर का? कैसे चढ़ाओगे डिडक्शन? ओके, मैं करंट ईयर का जो एक्सपेंस है ना, ध्यान से सुनना, वॉट एवर आई एम सेइंग करंट ईयर का एक्सपेंस, तो करंट ईयर से मेरा मतलब कौन से ईयर से है? प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 23-24, तो उसके आप किस ऑर्डर में चढ़ाओगे उसको? ओके, डज इट रियली मैटर? एक बार मुझे ये बताओ आप, एक्सपेंस तो एक्सपेंस था, ऐसा तो नहीं था कि भाई हम प्रीवियस ईयर का अगर पहले लिख देंगे और करंट ईयर का बाद में लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, करंट ईयर का हम क्या करते हैं, पहले एडजस्ट करते हैं और फिर उसके बाद किसे एडजस्ट करते हैं?
आफ्टर दैट हम यहां पे क्या लिखते हैं, अब आप इसका फॉर्मेट बनाओ। इस सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, अब आप एक रजिस्टर पे फॉर्मेट बनाओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। करंट ईयर के पहले हटाना, प्रीवियस ईयर के बाद में, एंड देन जो बिल्डिंग ट्रांसफर हुई है उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी वो मैं समझाता हूं आपको। 2 मिनट लगा के इसकी प्रेजेंटेशन करो एक बार आप। हाँ, सैलरी हेड में क्यों जाएगी सैलरी? बेटा एक मिनट एक मिनट, हम बिजनेस में हैं, दैट सैलरीज और एक्सपेंस। सैलरी हेड में कोई भी सैलरी तब जाएगी जब वो मेरी इनकम होगी, ठीक है।
आपने क्या क्या माइनस किया है? जो कुछ दिख रहा है सब हटा दिया। फिर कुछ इनकम भी निकालोगे आप अब? बताओ, टैक्स ट्रीटमेंट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग का क्या करोगे? टैक्स ट्रीटमेंट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है। अब पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये जो आप टैक्स ट्रीटमेंट करोगे बिल्डिंग की सेल का, ये किस ईयर में करोगे? ईयर बताओ पहले इसका। सेम ईयर का कोई नाम तो होगा ना? 23-24, 23-24 में करोगे। डिडक्शन कब ली थी? डिडक्शन लिए 23-24 में। ओके, डीम्ड इनकम कैसे निकलेगी? डीम्ड इनकम कैसे निकलेगी? क्यों? क्या? एक मिनट, प्रीवियस ईयर कौन सा है? हैं? 23-24 प्रीवियस है क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। इसमें आएगा 24-25 में आएगा, सॉरी। कैसे निकालोगे? एक मिनट, डिडक्शन अलाउड कितनी थी? 30 lakhs की थी। इसमें से आप लेस करोगे डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर, डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर। पहला कौन सा साल निकल के आएगा? 23-24। डेप्रीशिएशन निकल जाएगा। कितना दिया हुआ है? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दे रखी है क्या? क्वेश्चन में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी दे रखी है? करो निकाल के कैलकुलेट। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग सी कितनी थी? एक्चुअल कॉस्ट बिल्डिंग सी की कितनी थी? 30 लाख। 30 लाख एक्चुअल थी, और उस पे उस साल का डिप्रिसिएशन, अगर वो बिल्डिंग होती हमारे नॉर्मल बिजनेस में, अगर वो बिल्डिंग होती तो उस पर डिप्रिसिएशन कितना मिलता? कमर्शियल बिल्डिंग थी तो 3 लाख का मिलता, तो एक्चुअल कॉस्ट अपने को कितनी ऐड होती? किसका है? आपका ही है क्या? किसका बैग है ये? तो ये वहां से वहां कैसे गया? अच्छा ठीक है। टोटल कितना हो गया भाई? कितना माइनस होगा डिप्रिसिएशन? डब्ल्यूडीवी का कितना होता है? तो आपको मिलेगा कितना? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी आएगी? तो आप मुझे ये बताओ कि टोटल इनकम कितनी कैलकुलेट करोगे? डीम्ड बिजनेस इनकम, डीम्ड बिजनेस इनकम कितनी कैलकुलेट करोगे? कितनी? कैसे आएगी? 27। 30 लाख की बिल्डिंग थी, यस और नो? 30 लाख की बिल्डिंग थी, तो इस पे डिप्रीशिएशन अगर मुझे मिलता 23-24 में तो कितना मिलता? कमर्शियल बिल्डिंग का डिप्रीशिएशन का रेट कितना होता है? 10% होता है। 10% होता है, तो इस पे मुझे कितना मिलता? 3 मिलता। 3 मिलता तो मेरे को कितना आता? डीम्ड इनकम कितनी आती? 27 मेरी इनकम ऐड हो जाती। हाँ या ना? तो आपके इस फाइनल आंसर पे क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? फाइनल आंसर पे क्या फर्क पड़ता? ये माइनस है 27, इसमें क्या हो जाता? 27 इसमें हो जाता प्लस, 27 इसमें क्या हो जाता? प्लस। इसको डिफरेंस करोगे तो 19, 19 लाख। तो ये क्या आ जाता? टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाता। ऐसे निकलेगा ये। ठीक है, ओके है। चलिए जी, एक बार अपने स्टडी मैट पे आ जाओ। स्टडी मैट पे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यहां पे देखना। किसकी बात हो रही है देखना यहाँ पे? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी की। चलो चेक करो फटाफट इस क्वेश्चन को जरा एक बार, सॉल्व करेंगे इसको।
तो क्या एआई की हेल्प से क्या मेरी आवाज सेम निकालना पॉसिबल है? सेम आवाज। अभी आधे घंटे पहले पता है किसी ने मेरे घर पे फोन किया मेरा नाम लेके, हाँ, सेम आवाज में बात कर रहा था। मेरी मदर का कॉल आया था अभी। कहता मैं चाणक्यपुरी थाने में हूँ, 30,000 भेज दो फटाफट से। तो वाई शुड आई आस्क? और मैंने मम्मी से पूछा मेरे को आपसे पैसे की क्या जरूरत है? चलो मान लो मैं हूं भी, 1 मिनट के लिए आप मान लो कि मैं हूं, तो मैं आपसे पैसे मांगूंगा फोन करके? कहती हाँ मैं वही सोच रही थी। भाई घर वाले डर जाते हैं ना यार। तभी वो नंबर जो था उस पर फोन नहीं लग रहा, उस पर फोन लगे तो फिर उससे पूछें कि भाई कहाँ आना है। हो जाएगा क्या ये? अरे हो जाएगा क्या? निपटाओ। पढ़ें क्वेश्चन। मिस्टर ए कमेंस्ड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस या businesses of setting up warehousing facility for storage of food grains, sugar and edible oil on 1st April 2024. He incurred capital expenditure of 80 lakhs. कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया? 80 लाख का। नेक्स्ट क्या है देखना, 60 लाख। नेक्स्ट क्या है? तो मुझे एक बात बताओ, क्वालिफाई कौन हो रहा है सिर्फ? respectively on purchase of land and building during the period January to March exclusively for the above business and capitalize the same in its books of accounts on 1st April 2023. Capitalization भी कर दिया। Cost of land included in the above figure is 50 lakhs, 40 lakhs and 30 lakhs respectively, तो इसकी डिडक्शन हम नहीं देंगे। क्लियर है? During the previous year 24-25, he has incurred capital expenditure of 20 lakhs, 15 lakhs, 10 lakhs respectively for extension or reconstruction of the building purchased and used exclusively for above business. इस पे क्या करोगे? ये खर्चे का क्या होगा? मिल जाएगा? मिल जाएगा। Compute the income under head PGBP for assessment year 25-26 and losses to be carried forward, assuming Mr. A is exercising the option of shifting out of the default tax regime under section 115 BAC 1A and has fulfilled all the conditions specified above under section 35 AD
and want to claim deduction under section 35 AD and has not claimed any deduction under chapter 6A under heading 6. heading 6 की deductions वही हैं 80 डबल एच से लेके 80 RRB तक की, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। फिर वो कह रहा है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ वेयर हाउसिंग फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन शुगर एंड एडिबल ऑयल बिफोर क्लेमिंग दैट डेप्रिसिएशन क्या है 16, 14 और 31 रेस्पेक्टिवली। अज्यूम दैट ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। पेमेंट कैसे करी है, अकाउंट पे चेक से करी है। आपको सिंपली इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो पहले तो 35 AD का रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस कौन सा है उसे देख लो। क्या फूड ग्रेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, यस वो भी आएगा। ग्रेन वीट आएगा ना, ये भी है। व्हाट अबाउट दिस एडिबल ऑयल, ठीक है, करिए कैलकुलेशन। पहले बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, फटाफट से सॉल्व कर दो। स्टडी मैट लाते नहीं हो क्या आप लोग, लाते हो? अच्छा, बाकियों के पास नहीं है ना, मैं वो देख रहा हूँ, ले आया करो। वो तो प्रिंट आउट निकला हुआ है उसका, तो है उसको तो ले आया करो कम से कम यार। मतलब इससे तो कुछ भी हो सकता है ऐसे तो, मतलब तो अरे यार बात कलयुग की नहीं है, बात है सिवियरिटी की, कि मतलब भाई अपन कॉल इग्नोर कर दे पेरेंट्स की, फोन अपन स्विच ऑफ कर दे। लेट्स जस्ट इमेजिन कि फोन स्विच ऑफ होता मेरा, तो परेशान नहीं, वो तो चाणक्यपुरी आ जाते यार। है? तो इसका मतलब ये है कि इससे बचने का एक ही तरीका है, दैट यू शुड हैव अ फोन और फोन नंबर, वो जो कि बिल्कुल भी पब्लिक डोमेन में ना हो, मतलब सिर्फ फैमिली को पता हो। एक ऐसा नंबर जिसके बारे में सिर्फ कि भाई इस नंबर से फोन आएगा तो ही आपको इमरजेंसी सिचुएशन को कंसिडर करना है। यही रास्ता है बचने का, और तो कुछ नहीं है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर ये मेरे पापा को जाती कॉल तो यार बड़ा दिक्कत हो जाती है आज। चलो करो सॉल्व इसको। इनकम तो टोटल इसने ये दे रखी है। आपका ब्रेक भी था क्या आज? क्या बात करो, ब्रेक नहीं है आपका? चले, दिया हुआ है ब्रेक आपको। नहीं मेरी क्लास में ब्रेक नहीं है आपको। वेट, मैं एक बार शेड्यूल देख लेता हूँ ना। अरे है तो सही, है बेटा 2:30, 3 to 3:30 ब्रेक है आपका। आपको भेजा नहीं क्या? वो एक्चुअल में 3 बार इसलिए चेंज हुआ, मैं आपको बताता हूँ मेरे को। मैं बताता हूँ, वो पहले वाले में पहले वाला जो आया था वो ठीक आया था। हाँ फिर क्या हुआ होगा बीच में, फिर वो अकाउंट्स ऐड हुआ होगा। हाँ वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे को कुछ अर्जेंट काम था आज घर पे, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। उस 9:30 बजे डॉक्टर ने मेरे को इन्फॉर्म किया कि हम कल आपको नहीं दे सकते अपॉइंटमेंट। तो वो 9:30 चेंज हुआ होगा, आपने देखा होगा तो फिर मैंने कहा यार 9:30 अगर ये बाद में किसी दिन देंगे तो उस दिन छुट्टी हो जाएगी, तो रादर फिर इसको चेंज करना सही है। तो इसलिए हुआ होगा वो, ठीक है। चलो ब्रेक ले लो आप, 3 बजे से 3:30 तक ब्रेक है आपका, ठीक है, ले लीजिएगा आप ब्रेक। नेक्स्ट है 2:30 दे दूं क्या? हाँ तो कभी भी दे देते हैं, 2:30 दे देंगे। चलो आ जाओ तुम, ये क्वेश्चन करो फिर ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद आगे पढ़ लेंगे। निपटाओ इसको, नहीं जरूरी है, उनको हॉस्टल जाना होता है खाना खाने। ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता प्रपोजल, इसका सही था। है भाई, क्या कर रहे हो मालिक? नहीं। आप तो सुन रहे हो ना सुबह से, मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। यस,
सुना रहा हूं। और आपने कब सुनना शुरू किया था? 10 बजे? है? सुबह उठते ही मम्मी की गालियां सुनी थी क्या? आओ सुनो मेरी बात सुनो एक बार फटाफट से। एक तो मुझे ये बताओ, ये जो एडिबल ऑयल का जो बिजनेस है, क्या ये आपका नॉर्मल बिजनेस है? तो इसका कैलकुलेशन नॉर्मल होगा। इस पे जो बिल्डिंग बिल्डिंग आई है उस पे 3 लाख का डेप्रीशिएशन लेके आप इनकम निकाल दोगे। बाकी बचा आपका फूड ग्रेन्स और शुगर। बोलो फटाफट से, कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा कि नहीं आएगा? टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, 100% डिडक्शन आप उसको दे दोगे। इस बिजनेस में क्या आएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन था यार ये, इसमें डायरेक्ट था सब कुछ। देखो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो एडिबल ऑयल, हेलो बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज, 50 लाख, हाँ या ना? 50 लाख पूरा का पूरा एक्सपेंस था। इसमें जमीन कितने की थी? 30 लाख की। 30 की थी ना, कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडेड 30 की, तो बैलेंस कितना बचा? 20। फिर आपने फर्दर एक्सपेंस किया था क्या बिल्डिंग पे? अरे फर्दर बिल्डिंग पे एक्सपेंस हुआ है क्या? वो हुआ है ना, यहाँ पे देखो 20, 15 और 10, तो 10 और हुआ, तो कितनी हो गई आपकी टोटल बिल्डिंग? 30 लाख। कमर्शियल बिल्डिंग है तो डेप्रीशिएशन किस रेट से मिलेगा? वेयरहाउस पे डेप्रीशिएशन हमेशा किस रेट से मिलता है? 10% से, क्योंकि वो कमर्शियल होता है। 10% मिलेगा तो 3 लाख का डेप्रीशिएशन आएगा। 27 लाख रुपए आपका क्या होगा? डब्ल्यूडीवी बचेगा। तो आप 3 लाख किस में से माइनस करोगे बेटा? 3 लाख आप माइनस करोगे 31 में से, तो 31 माइनस 3 आपका टैक्सेबल इनकम कितना आएगा? 2080 आ रहा है ना? हाँ 2080 आएगा, ठीक है। और बाकी दोनों जो है वो एलिजिबल बिजनेस है 35AD के। उसमें जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आएगा, 80 में से माइनस कर देते हैं 50, कितना आया? 30, और उसमें प्लस कर देते हैं 15, ओ सॉरी 20, ठीक है। तो ये हो गया 50। नेक्स्ट आया 60 में से माइनस कर देते हैं 40, बैलेंस बचा 20, ऐड कर देते हैं, इट इज 35। तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, किस में से माइनस होगा? ये माइनस होगा इसमें, इन दोनों में से 16, और फिर वहां से निकल के आएगा आपको लॉस। ये लॉस, सेम ईयर में आपके पास कोई इनकम है नहीं 35AD से, क्या हो जाएगा नेक्स्ट ईयर? और आप इसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स तक क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सब्जेक्ट टू आपने रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करी हो, ठीक है। बोलो रे, डन हो गया? ओके। ये वाला घर पे दे दूं क्या करने को? देखना, ये घर पे कर सकते हो क्या आप? पढ़ तो लो एक बार, यस सर तो बोल दिया, बिना पढ़े यस सर बोल दो। है कोई पॉइंट पूछना हो फिर अटका के बैठ जाना, कुंडी की सर जी बताओ जरा क्या करें इसमें, तो भूल गए थे हम तो। अभी पूछ लो ना, कुछ पूछना है तो घर जाके सॉल्व कर लेना इसको। पढ़ो आराम से, पूरा सवाल पढ़ो। मिस्टर सूरज, प्रोप्राइटर, commenced operation of a business of new 3 star 3 सितारा होटल मदुराई तमिलनाडु। एलिजिबल है? He incurred the capital expenditure of 50 lakh during this period exclusively ever business and capitalized the same in the books of accounts. He incurred capital expenditure 2 crore out of which 1.5 crore on the acquisition of land। 50 लाख ही मिलेगा exclusive for the ever business। compute the income, आसान है ये तो। टोटल प्रॉफिट कितना है? 25, डिडक्शन माइनस करनी है, निपटाइल हो गई इसको तो तुम। अरे ये तो कहानी सेम ही लिखी है, ये कहानी तो सेम लिखी है, तो आप इसमें से सीधे सीधे निपटा लोगे। आगे क्या लिखा है देखना। अच्छा एक और धंधा है इसका कहीं और पे, सेम 4 सितारा 15 years बैक, प्रॉफिट फ्रॉम विच 15 साल पहले शुरू किया था। 15 साल पहले शुरू किया था, तो अभी अपन 24-25 में है ना, तो वो सीलिंग देख लेना उसकी, 15 साल वाली सीलिंग जो थी। 15 साल मतलब वो सभी बिजनेस मोस्टली किस डेट से किस डेट की बात है? 2007 से 2017 के बीच थे ना, और 17 और 5 कितने होते हैं? 22। तो बड़े आराम से अपन एलिजिबल हो रहे हैं उस वाली इनकम से कोई भी लॉस को एडजस्ट करने के लिए। तो इसमें क्या है, इसमें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का लॉस भी एडजस्ट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। तो मैं दे दूँ इसे घर पे करने को आपको? कर लाओगे? कर लाओगे तो फिर एक काम करो तुम, ये सब तो फालतू की बातें थी। ये देखना, ये वाला 8th इलस्ट्रेशन पढ़ना जरा, 8th इलस्ट्रेशन पढ़ना।
मिस्टर अर्नव, मिस्टर अर्नव, a proprietor having two unit A carries on specified business setting up on operating warehousing facility for storage of sugar, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस दे रखा है एडिबल ऑयल का. यूनिट ए कमेंस्ड ऑपरेशन. इट क्लेम डिडक्शन 100 lakhs incurred for the purchase of two building, 50 for operating of a warehouse facility for storage of sugar. However, in February purchase, unit A transferred one of its building of unit B. Examine the tax implication. यूनिट ए ने कौन सी बिल्डिंग ट्रांसफर करी, तो उसको डीम्ड इनकम मानोगे और जो डेप्रीशिएशन मिलना चाहिए वो दे दोगे. सेल ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट है, पढ़ के आ चुके हैं हम ये सेम क्वेश्चन. हमने दोनों क्वेश्चंस का एक मिक्स सवाल बना लिया था इनका. आप चेक कर लो इसकी बिजनेस इम्प्लीकेशंस क्या होगी. जो बिल्डिंग बिकी है उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस करके 45 लाख रुपए को उसका क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा. ठीक है, ओके की रिपोर्ट है यहाँ तक. चलिए सेक्शन 35 कहाँ है जरा ढूंढिए उसको एक बार, कहीं दिख जाएगा तो फिर उसको सॉर्ट आउट करते हैं. हमारे नोट्स के अंदर मैं इसको टिक लगा दूं, ये टिक हो गया. इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन देखना कौन सा है, 35D है क्या. लेकिन 35D के पहले आप एक काम करो, सेक्शन 35 को ढूंढो कहाँ है. सेक्शन 35DD है, इसको छोड़ दीजिए, छोटा सेक्शन है, बाद में बात हो जाएगी. मिल गया क्या देखना, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, मार्क करो इसको. स्पेसिफाइड बिजनेस के बाद सेकंड कौन सा है, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च स्पेशल पर्पस. और यहां पे खर्चा क्या है आपका. अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, इधर आप 2:30 से ले लो और इधर आप 3 से ब्रेक ले लीजिएगा. दो ऑप्शंस हैं आपके पास. क्लास कितने बजे तक है आपकी, हाँ तो क्लास उतने टाइम तक ही चलेगी आपकी. सो आप बता दो जल्दी से. अरे आपको 3 बजे से क्यों, 2:30 बजे से क्यों चाहिए पहले ये बताओ. लंच मिल जाता है आपको इस टाइम पे. अच्छा, और तुम्हें 3 बजे से क्यों चाहिए भाई, ऐसे मजे मजे में है. अच्छा, सर दर्द नहीं हो रहा अभी. ठीक है, फिर आप एक काम करो, ले लो अभी 3 बजे शुरू करेंगे फिर हम क्लास. ठीक है, हैं अब तो ब्रेक दे दिया मैंने बेटा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता ना.